नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, कुंभ के मेले में एक बुरखे वाली महिला एक दुकान चला रही थी। तभी दोस्तों अचानक से उसकी दुकान पर चार साधु आते हैं और उससे कुछ पैसे दान देने के लिए दोस्तों आग्रह करने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों वह महिला अपने पास से कुछ पैसे निकालती है जो तकरीबन से दोस्तों 10,000 होंगे और उनमें से दोस्तों एक 50 का नोट निकाल करके उनको देने लगती है। उसके बाद दोस्तों साधु और पैसे उसे देने के लिए आग्रह करते हैं, लेकिन दोस्तों महिला कहती है कि नहीं बाबा, यह पैसे मैंने किसी और काम के लिए रख रखे हैं, तो इनको मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकती हूं। इसके बाद दोस्तों उन साधुओं में से एक साधु उसके हाथों को पकड़ लेता है और दोस्तों दूसरा साधु उसके मुंह को बंद कर लेता है और जो और साधु थे वह उसके हाथों में से दोस्तों उन पैसों को छीन करके वहां से जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों तभी अचानक से कुछ साधु एकत्रित होते हैं और उन चारों साधुओं को पकड़ लेते हैं। कौन थे दोस्तों वे साधु, किस वजह से यह महिला यहां पर बुरखे में दोस्तों दुकान लगा रही थी? दोस्तों जानेंगे पूरी कहानी की सच्चाई। जानने के लिए इन वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें। दोस्तों बिहार के अंदर दो पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम दोस्तों रमेश और दोस्तों पत्नी का नाम सुनीता होता है। दोस्तों पति पत्नी दोनों एक छोटा सा होटल चलाया करते थे, जहां पर दोस्तों कुछ लोग खाना खाया करते थे और दोस्तों उसी उनके घर की रोजी रोटी चल रही थी। तभी दोस्तों अचानक से जैसे ही कुंभ के मेले का टाइम आता है तो उसकी जो पत्नी सुनीता होती है वह दोस्तों रमेश से कहने लगती है कि क्यों ना इस बार हम लोग भी कुंभ का मेला देखने के लिए जाएं। अब दोस्तों इस बात को सुन करके रमेश होता है, पहले तो उसने दोस्तों मना करने लगता है और कहता है कि नहीं, कहाँ जाएंगे, यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों पत्नी सुनीता जिद करने लगती है और फिर पति पत्नी जिद को दोस्तों पति आखिरकार मान जाता है। उसके बाद दोस्तों दोनों पति पत्नी फैसला करते हैं कि इस बार कुंभ के मेले में जाकर के अपना छोटा सा होटल खोलेंगे, जिस होटल से दोस्तों उसको कमाई भी हो जाएगी और जैसे ही मेला चलेगा तो उस टाइम पर वो मेले के अंदर दोस्तों घूम भी लेंगे। फिर यह बातें दोनों पति पत्नी के बीच दोस्तों तय हो जाती है और बातें तय होने के बाद फिर पति पत्नी इसकी दोस्तों तैयारी करने लगते हैं। उसके बाद वहां से कुछ जरूरी दोस्तों सामान लेते हैं और सारे सामान को लेकर के सीधा दोस्तों कुंभ के मेले में जा पहुंचते हैं, जहां पर दोस्तों कुंभ के मेले का आयोजन हुआ था। और वहां पर जाने के बाद वो दोस्तों फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद कुंभ के मेले के अंदर एक छोटा सा दोस्तों भोजनालय अपना तैयार कर लेते हैं, जिसके अंदर दोस्तों रह करके वह पति पत्नी कुंभ के मेले में पैसा कमाना चाहते थे और साथ में ही दोस्तों कुंभ के मेले में घूमना भी चाहते थे। फिर वहां पर दोस्तों आकर जो उसकी पत्नी सुनीता जो होती है वो दोस्तों बड़ी ही खुश होती है और वह सोचती है कि चलो इस बार तो मैं कुंभ का मेला देख ही लूंगी, फिर जाने जिंदगी में कभी मौका मिलता है या नहीं मिलता है। फिर दोस्तों यही सोचकर पत्नी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थी और मेला को देखने के लिए, तो वह मेले की तैयारी होते हुए इधर उधर देख रही थी कि कोई क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। इधर जो दोस्तों उसका पति रमेश है वह भोजनालय पर दोस्तों वहां पर काम धंधा देख रहा था। लेकिन दोस्तों तभी अचानक से उसके पास चार साधु आते हैं और आने के बाद उसे कुछ पैसे दान करने के लिए कहने लगते हैं। अब दोस्तों रमेश जो कि पूजा पाठ वाला दोस्तों आदमी था, तो वह दोस्तों अपने पास से 10 रुपये निकालता है और 10 रुपये निकाल कर फिर उन साधुओं को दोस्तों दे देता है। कहता है कि ये लो महाराज, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। लेकिन दोस्तों वह साधु कहने लगता है कि बच्चा तू तो बहुत कम दान कर रहा है, ऐसा कैसे चलेगा? अगर तुम्हारी तरह ही सब लोग हमें 10 रुपये दान देने लगे तो हमारा तो गुजारा ही नहीं होगा, बसारा ही नहीं होगा, तो आपको भी पैसे दान करने चाहिए। इसके बाद दोस्तों रमेश जो होता है थोड़ी देर बाद दोस्तों सोच विचार करता है। फिर सोच विचार करने के बाद अपने पास से दोस्तों 50 रुपये का नोट निकालता है और पैसे से दोस्तों
पैसे उनसे आज का सामान खरीदने के लिए रखे हुए थे। वो लगभग दोस्तों 10 से 8,000 रुपये थे और वही जमा उनकी पूंजी थी। यहाँ लिए दोस्तों क्योंकि जितना भी पैसा उनके पास था वह सारा पैसा इंतजाम करने में खर्च हो गया था। केवल दोस्तों यही पैसे बचे हुए थे जिनसे रोज सामान दोस्तों लाया करते थे और सामान बेच करते थे और पैसे कमाया करते थे। अब जैसे ही दोस्तों साधु उस पैसों की गड्डी को देखते हैं तो एकदम से हरकत में आते हैं और एक साधु दोस्तों उनसे दोस्तों रमेश के हाथ पकड़ लेता है। दूसरा दोस्तों साधु उसके मुंह को बंद कर देता है। जो दोस्तों 2 साधु और बच गए थे वो दोस्तों दोनों मिलकर उसकी दुकान में से जो दोस्तों गले में पैसे पड़े हुए थे उन्हें और साथ में उस साधु के हाथ में जो गड्डी थी दोस्तों जिन पैसे से वह सामान लाने वाला था उनको दोस्तों छीन लेते हैं। फिर दोस्तों उसे धक्का दे करके दुकान में आखिरकार गिरा कर वहां से साधु भाग जाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद फिर रमेश इस बात को देख करके बड़ा ही दोस्तों परेशान होता है और वह सोचने लगता है कि मैंने तो इसे दान करने के लिए पैसे निकाले थे लेकिन यह लोग तो मेरे से पैसे छीन कर ले गए हैं। फिर दोस्तों वह सोचता है कि हो न हो साधु तो नहीं होंगे क्योंकि दोस्तों साधु कभी भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों इस बात को सोच सोच करके वह दोस्तों काफ़ी ज़्यादा परेशान था और उदास हालात में दोस्तों अपने उस भोजनालय के अंदर दोस्तों बैठा हुआ था जो यहाँ पर दोस्तों उसने तैयार किया था। उसके बाद दोस्तों पैसे पूरी तरह से छिन चुके थे उसके और थोड़ी देर में दोस्तों उसकी पत्नी सुनीता जो मेले की व्यवस्था को दोस्तों देख रही थी काफ़ी देर दोस्तों वापस आने से भोजनालय पर दोस्तों आती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अपने पति का उदास चेहरा देख करके बड़ी ही परेशान हो जाती है और दोस्तों बिल्कुल भावुक हो जाती है और उसे पूछने लगती है कि तुम इस तरह से क्यों बैठे हुए हो। तो दोस्तों उसके बाद उसका पति रमेश उसे बताता है कि इस तरह 4 साधु आए थे यहाँ पर, उन्होंने मेरे साथ पैसे छीन लिए, यहाँ से भाग गए हैं, ऐसा कहते हैं कि फिर दोस्तों रमेश जो होता है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगता है। अपने पति की दोस्तों रोता हुआ देख करके सुनीता भी दोस्तों फूट फूट कर आखिरकार रोने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद दोस्तों माहौल गमगीन हो जाता है। लेकिन फिर दोस्तों उसके बाद दोनों हिम्मत करते हैं और अपने अपने दोस्तों आप आंखों के आंसू को दोस्तों पोंछते हैं। तभी दोस्तों फिर सुनीता कहने लगती है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें पुलिस भी कंप्लेन करानी चाहिए और उन साधुओं को पुलिस वाले जरूर ढूंढ निकालेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और हमारे पैसे वापस लौटा देंगे। यह सोचकर दोस्तों फिर रमेश भी सोचता है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर पुलिस का दोस्तों प्रबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो दोस्तों पुलिस वाले से वह इस शिकायत को करना चाहता है। इसके बाद दोस्तों फिर सुनीता के कहे अनुसार रमेश दोस्तों सुनीता दोनों वहां पर रोड के किनारे दोस्तों खड़ी हुई पुलिस के पास आखिरकार जाते हैं और फिर दोस्तों वहां पर उनसे आग्रह करने लगते हैं कि साहब इस तरह से हमारे पास दुकान पर 4 साधु मेरी दुकान पर आए थे और वह मेरे सारे पैसे छीन कर ले गए और हमारा रोजगार था, और वो पैसे अगर हमें नहीं मिले तो हमारा रोजगार बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो पुलिस वाले थे वो उनकी दोस्तों एक बात नहीं सुनते हैं और वह कहते हैं कि इतने पैसे एक साथ रखने की आखिरकार तुम्हें जरूरत क्या थी और तुम लोगों ने उनको पैसा दिखाए ही क्यों। अब यह दोस्तों बात सुन करके रमेश जो दोस्तों उदास हो जाता है और वह कहने लगता है कि साहब हम बहुत ही दूर से आए हुए हैं, यहाँ पर आकर के अपने ढाबा लगाए हुए हैं, अगर हमारे पैसे नहीं ढूंढे तो हम लोगों को मजबूरन यहाँ से वापस आखिरकार जाना पड़ेगा और हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पुलिस वाला उनकी एक बात भी नहीं सुनता है, वह बिल्कुल साफ साफ कह देता है कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर करोड़ों की संख्या में आखिरकार साधु आए हुए हैं, इनमें से मैं कहाँ से उन साधुओं को ढूंढूंगा, उन साधुओं को जो तुम्हारे पैसे छीन करके आखिरकार ले गए हैं। दोस्तों ऐसा कहते हुए उनसे मना कर देता है। जो दोस्तों फिर रमेश दोस्तों फिर सुनीता वहां से वापस जाने लगते हैं, लेकिन दोस्तों तभी अचानक से एक लाल बत्ती की कार आती है जिसमें दोस्तों ये बड़े अधिकारी थे। जैसे दोस्तों वो बड़े अधिकारी आते हैं तो
फौरन से दोस्तों जितने भी पुलिस वाले ऐसे ही दोस्तों इधर उधर आलस में पड़े हुए घूम रहे थे, वह एकदम से दोस्तों अलर्ट हो जाते हैं और आते दोस्तों उनको आखिरकार फिर सलूट मारने लगते हैं। अब दोस्तों जब रमेश और सुनीता देखते हैं कि यह तो कोई बड़े अधिकारी हैं, तो दोस्तों वह सोचते हैं कि क्यों ना अपनी फरियाद इनसे पास हम ले जाएं, हो सकता है यह हमारे पैसे को आखिरकार लौटा दें। इसके बाद दोस्तों फिर रमेश और सुनीता वहां पर जाते हैं और उन दोस्तों बड़े अधिकारी के पास वहां पर जाकर के उन्हें दोस्तों अपनी समस्याएं बारे में सारी समस्या बताते हैं। जो दोस्तों बड़े अधिकारी थे वह भी दोस्तों वो गरीब घर से बिलोंग किया करते थे, लेकिन दोस्तों मेहनत करने के बाद वह बड़े अधिकारी आखिरकार बन गए थे। तो दोस्तों वह जानते थे कि गरीबी क्या चीज होती है और इन लोगों की आंखों में उन्हें सच्चाई साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद दोस्तों जो बड़े अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि आप चिंता मत करो, आपका जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो हो जाएगी, लेकिन उन लोगों को हम नहीं ढूंढ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे आखिरकार साधु हैं और उनमें से हम कैसे ढूंढेंगे। जो बड़ा दोस्तों अधिकारी होता है वो अपने पास से लगभग दोस्तों 10,000 रुपये निकालता है और निकाल कर दोस्तों उन्हें दे देता है और कहता है ये लो अपना काम करो, आगे से सावधान रहना। फिर दोस्तों कैसे भी दिक्कत हो पुलिस वाले आपकी सेवा के लिए यहाँ पर हाजिर हैं, आप उन्हें बता देना। लेकिन दोस्तों तभी वो लोग बताते हैं कि पुलिस को तो हमने बताया था साहब, इन्होंने हमारी इस बात पर कोई भी गौर गंभीर से नहीं लिया। इसके बाद जो दोस्तों बड़े अधिकारी होते हैं वो कहने लगते हैं कि किससे कहा था आपने तो यह बता देते हैं कि हमने इन साहब से कहा था। तो वह दोस्तों बड़े अधिकारी उस पुलिस वालों को वहां पर आखिरकार दोस्तों बुलाते हैं, लेकिन दोस्तों पुलिस वाले का यही कहना था कि साहब इतने सारे साधु हैं तो इनमें से उन साधियों को हम कैसे ढूंढ पाएंगे, संभव ही नहीं है। इस बात को सुनकर दोस्तों बड़ा अधिकारी जो होता है वही भी दोस्तों शांत हो जाता है और उनसे कह देता है कि ठीक है कोई बात नहीं है, हम इस बात पर अपने आप काम कर लेंगे, आप यहाँ से चले जाओ। वहाँ से दोस्तों जो पति पत्नी थे वह अपने भोजनालय पर आखिरकार दोस्तों चले जाते हैं और वहाँ पर दोस्तों आगे का अपना काम देखने लगते हैं। फिर दोस्तों बड़े अधिकारी को भगवान का स्वरूप दोस्तों बताते हैं, कहते हैं कि ऐसे होने चाहिए। असलियत में दोस्तों पुलिस वाले जिन्होंने फट से दोस्तों हमारी मदद कर दी और हमारा अब यहाँ का रोजगार भी अच्छी तरह से आखिरकार चल सकता है, हमारा कोई नुकसान भी नहीं हुआ। इधर दोस्तों जो बड़े अधिकारी थे जैसे दोस्तों शाम होती है तो दोस्तों शाम के समय उनकी दोस्तों बात यानी कि जो पति पत्नी उनके सामने कह रहे थे वो दोस्तों बातें उनके सामने आ रही थी और वो सोच रहे थे कि भला ऐसा भी हो सकता है, क्या सच में ही साधु किसी से पैसे आखिरकार छीन सकते हैं या नहीं। इस बात की दोस्तों जड़ से तहकीकात करनी होगी और जड़ से तहकीकात करने का दोस्तों आखिरकार फैसला लेते हैं। यही सोचकर दोस्तों जो बड़े अधिकारी होते हैं रात में ही दोस्तों एक महिला पुलिस वाली से दोस्तों बात करते हैं और उससे कहते हैं कि कल मुझे कुछ काम है और उसके लिए तुम सुबह सुबह मेरे पास जल्दी से आखिरकार आ जाना। दोस्तों महिला पुलिस वाली उसका दोस्तों आदेश मानती है। आदेश मानने के बाद दोस्तों दूसरे दिन सुबह सुबह उनके पास आखिरकार पहुंच जाती है जो बड़े अधिकारी होते हैं। उसको दोस्तों पूरा मामला आखिरकार समझाते हैं और कहते हैं कि देखो यह हमारा ऑपरेशन हमें चुपचाप करना होगा, क्योंकि हो भी सकता है कि पुलिस वाले ऐसे साधुओं के साथ मिले हों क्योंकि उन्होंने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। तो जो दोस्तों महिला पुलिस वाली होती है वह दोस्तों बड़े अधिकारी का कहा बिल्कुल साफ साफ मान जाती है और पूछती है कि साहब कैसे कैसे करना है। तो जो बड़ा दोस्तों अधिकारी होता है वह कहता है कि इसके लिए पहले थोड़ी सी तहकीकात करनी होगी, जांच करनी होगी। तहकीकात करने के लिए वह उसी गरीब व्यक्ति के दोस्तों भोजनालय में आखिरकार चला जाता है जिसके साथ दोस्तों लूटपाट हुई थी और वहां पर जाने के बाद दोस्तों भोजनालय को अच्छी तरह से देखता है और उस बार बड़े दोस्तों उससे पूछता है कि उस टाइम पर क्या क्या था, किस वजह से वो लोग तुमसे ऐसे ऐसे पैसे छीन करके ले गए थे। वह पूरी दोस्तों घटना का
दोस्तों वेरा देता है। और दोस्तों भोजनालय जो था वह थोड़ा सा हट के था, यानी कि दोस्तों वहां पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। इसके बाद दोस्तों जो बड़े अधिकारी होते हैं उनकी समझ में दोस्तों आखिरकार आ जाता है कि यह लोग अपना शिकार उस दुकान को बनाते हैं जिस दुकान के पास ज़्यादा भीड़ भाड़ बिल्कुल भी ना हो और उस दुकान पर एक ही दोस्तों व्यक्ति हो। इसके बाद दोस्तों फिर एसपी साहब वहाँ पर एक ऐसे दुकान देखने लगते हैं जो दोस्तों दुकान एकांत में हो और वहाँ पर ज़्यादा दोस्तों भीड़ भाड़ बिल्कुल भी ना हो। फिर उन्हें दोस्तों दुकान एकांत में आखिरकार मिल जाती है जो दोस्तों एक मुस्लिम व्यक्ति की थी। फिर मुस्लिम व्यक्ति दोस्तों वहाँ पर आखिरकार कॉस्मेटिक का सामान वहाँ पर बेच रहा था। और फिर इस दुकान को दोस्तों जब बड़े अधिकारी देखते हैं तो वह एकदम से दोस्तों इन्हें परफेक्ट लगती है। अब दोस्तों इसके बाद यह दुकान मुस्लिम की थी और वह अधिकारी सोचने लगते हैं कि हो सकता है लोग इसकी रेखी पहले ही कर चुके हों, लेकिन दोस्तों उन लोगों ने अभी इस अपना शिकार नहीं बनाया हो। यही दोस्तों सोच करके जो बड़े अधिकारी होते हैं एसपी साहब वहाँ पर दोस्तों अपना जाल आखिरकार बिछाना चाहते थे। जाकर दोस्तों उस मुस्लिम व्यक्ति से बात करते हैं और वह कहते हैं कि देखो आपकी दुकान कुछ देर के लिए हमें चाहिए और यहाँ पर हमारी एक महिला सिपाही रहेगी और आपकी तरह ही यहाँ पर रहकर सामान बेचेगी। दुकान वाला भी दोस्तों आखिरकार सोच समझकर मान जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़े अधिकारी थे और उसकी दोस्तों बातों को मान करके दोस्तों कुछ देर के लिए उन्हें दुकान देने के लिए आखिरकार वह मुस्लिम तैयार हो जाता है। अब दोस्तों मुस्लिम व्यक्ति की दुकान होने की वजह से जो दोस्तों बड़े अधिकारी होते हैं वहाँ पर महिला पुलिस वाली को आखिरकार बुर्का पहना लेते हैं और उस कहते हैं कि अगर कोई भी पूछे कि तुम यहाँ पर काम क्यों कर रही हो तो कह देना कि पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा हमारे ख़राब है और इसी वजह से मैं यहाँ पर मजबूरन काम कर रही हूँ। दोस्तों महिला सिपाही ने बुर्का पहन लिया और दोस्तों बुर्का पहनने के बाद उस दुकान पर दोस्तों आखिरकार काम करने लगती है। दूसरी ओर दोस्तों जो बड़े अधिकारी थे उन्हें दोस्तों अपने 10 कमांडो साधु के भेष में दोस्तों तैयार कर दिया और कहा था कि तुम्हें दूर से इस दुकान पर आखिरकार नज़र रखनी होगी ताकि तुम लोग इस दुकान को देख सको, लेकिन तुम किसी और गन में रहना सको। तुम लोग इस दुकान पर निगरानी रखना। ऐसा ही हो करते हैं दोस्तों पूरी तरह से जाल आखिरकार बिछा दिया जाता है। लगभग दोस्तों 1 से 2 दिन ऐसा ही करने के बाद वहां पर दोस्तों कुछ भी हासिल नहीं होता है, लेकिन दोस्तों तीसरे दिन अचानक से वहां पर आखिरकार 4 साधु इसी तरह से उस दुकान पर आते हैं और वहां पर दोस्तों उसने दान धर्म करने के लिए कहने लगते हैं। तो दोस्तों जो महिला पुलिस वाली होती है इसी तरह से दोस्तों जिस तरह से उसने बताया था कि मैंने दोस्तों गड्डी निकाली और वो दोस्तों डायरेक्ट अपनी गड्डी पैसों वाली निकालती है और गड्डी में दोस्तों आखिरकार फिर से 50 का नोट निकाल करके साधु महात्माओं को देने लगती है। अब दोस्तों जब साधु देखते हैं कि इसके हाथ में गड्डी है, पैसों वाली गड्डी है, तो दोस्तों एकदम से अपने काम को करने में लग जाते हैं। फिर दोस्तों उसी महिला पुलिस वाली के उन्होंने दोस्तों हाथ में पीछे की तरफ पकड़े और हाथ में पकड़ने के बाद दोस्तों एक ने दोस्तों उसका मुंह दबा लिया। फिर दोस्तों मुंह दबाने के बाद वो सारे पैसे आखिरकार साधुओं ने वहां से छीन कर भागने लगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही वह वहां से भागने लगे जो साधु दोस्तों भेष में थे कमांडो वो चारों तरफ दोस्तों आकर के उनको घेर लेते हैं और फिर बड़े अधिकारी जी दोस्तों इसकी दोस्तों इतनी कर दी जाती है कि थोड़ी देर बड़े अधिकारी दोस्तों वहां पर आ जाते हैं। जैसे दोस्तों महिला पुलिस वाली वहां पर अपने बुर्खे को आखिरकार जब उतारती है तो देखते ही दोस्तों ये साधु पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो बड़े पुलिस के अधिकारी होते हैं वहाँ पर दोस्तों उन लोगों से आखिरकार पूछताछ करते हैं और पूछताछ के दौरान दोस्तों लोग बताते हैं कि हम साधु बिल्कुल भी नहीं हैं, हम लोग तो साधु का भेष बना करके यहाँ पर छोटी मोटी चोरियाँ लूटपाट करते हैं ताकि हमारा गुजारा बसारा अच्छी तरह से हो जाए। हमारा एक ग्रोह है, बहुत बड़ा गैंग है। तो दोस्तों पूछने लगते हैं कि कितने लोगों का आपका ग्रोह गैंग है, तो दोस्तों बताता है कि लगभग 30 से 35 लोग हमारे ग्रोह गैंग में हैं। इस तरह से 4-4, 5-5 की टोली बना करके इधर उधर आखिरकार
चारों तरफ घूम रहे हैं। घूमने के बाद पैसा कमाते हैं। अब दोस्तों जो बड़े अधिकारी होते हैं उनको तो दोस्तों पकड़ने के लिए ही कह देते हैं, लेकिन दोस्तों अपनी पुलिस का भी रवैया भी देखना चाहते हैं कि पुलिस के सामने अगर कोई ऐसा केस आता है तो वह दोस्तों किस तरह से दोस्तों उसके साथ बिहेव करते हैं। इसके बाद दोस्तों वह पुलिस वाले से कहते हैं कि तुम अच्छी तरह से अपने बुर्खे को दोबारा से तैयार करो। फिर तैयार करने के बाद दोस्तों फिर पुलिस वालों के पास जाना, उनसे कहना कि इस तरह से मेरे साथ कांड हुआ है, मेरे पैसे को छीना गया है, वो तुम्हारे साथ फिर क्या बिहेवियर करते हैं। फिर दोस्तों यह सोचकर वह बुरखे वाली महिला दोस्तों पुलिस वालों के पास आखिरकार जैसे समझाया गया था भेज देते हैं। जैसे दोस्तों महिला जाकर वहां अपने लिए नायक दोस्तों गुहार लगाती है तो पुलिस वाले दोस्तों उसे धमका करके वापस भेज देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर करोड़ की भीड़ में साधु हैं तो हम लोग इसके में क्या कर सकते हैं, तुम यहाँ पर से चली जाओ। इसके बाद दोस्तों वह कहने लगती है कि साहब मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, हालात में हैं और इसी वजह से मैं दुकान पर आखिरकार काम कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करोगे तो फिर मैं कहाँ पर जाऊंगी, मेरे साथ बहुत ही गलत होगा। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले उसकी एक भी नहीं सुनते हैं और उसे तो धमका कर दोस्तों वहाँ से भेजने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों जो महिला पुलिस कर्मी होती है और दोस्तों अपने बुर्खे को उतारती है और वहाँ पर दोस्तों बड़े अधिकारी साहब भी आ जाते हैं। फिर दोस्तों सारे पुलिस कर्मियों को दोस्तों सस्पेंड कर देते हैं और दोस्तों जो चोर जो पकड़े गए थे उनको दोस्तों जा करके थाने में आखिरकार बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसे लगी? अगर दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद दोस्तों।